नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सबका फिर से मेरे YouTube चैनल एनलाइट क्लिप्स में। बच्चों, हमने जो हिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर है फ्रेंच रिवॉल्यूशन उसकी शुरुआत की थी। ओके, पिछले पार्ट में हम लोग ने कुछ स्टोरी देखी थी। ओके, कि कैसे लुइस 16 जो है वो एक नया टैक्स इम्पोज करने जा रहा है पूरे फ्रांस के अंदर। ओके, क्योंकि जो है वो लुइस 16 के ऊपर कर्जा बहुत बढ़ गया था। ओके, तो उसको जो फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी करने के लिए लुइस 16 है वो नया टैक्स जो है वो लोगों के ऊपर लागू करने जाने वाला है। ओके, तो आज का हमारा टॉपिक है द आउटब्रेक ऑफ द रिवॉल्यूशन। ओके, ठीक है। अब लुइस 16 जो है वो यहाँ पे सोच तो लेता है कि मुझे टैक्स को है वो बढ़ाना है, ठीक है, लेकिन ये डिसीजन है वो अकेला नहीं ले सकता बच्चों। ठीक है, राजा जो है जो लुइस 16 है वो अकेला डिसीजन नहीं ले सकता। ठीक है, उनको जो है वो क्या करना पड़ेगा, अलग अलग जो है वो जनरल्स को बुलाना पड़ेगा अलग अलग स्टेट से। मतलब कि क्या हुआ कि फर्स्ट स्टेट से एक रिप्रेजेंटेटिव आएगा, सेकंड स्टेट से रिप्रेजेंटेटिव आएंगे और थर्ड स्टेट से रिप्रेजेंटेटिव आएंगे। ओके, तो उनको हम बोलेंगे जनरल्स। ओके, ऐसे तीनों स्टेट के जनरल्स को मिला के लुइस 16 को अपना ये फरमान रखना पड़ेगा। ओके, अपने जो वो जो नया सोच रहा है कि उसको जो नया टैक्स इम्पोज करना है, ओके, ये सारी बातें पूरा प्लान डिस्कस करना पड़ेगा जनरल्स के सामने। तभी जाके जब जनरल और लुइस 16 आपस में डिस्कस करेंगे, ओके, और जनरल उनको एक्सेप्ट करेंगे, तभी जाके नया टैक्स जो है वो इम्पोज होगा पूरे कंट्री के अंदर। ओके बच्चों, समझ में आया? ठीक है, क्या बोला मैंने, लुइस 16 है वो अकेला डिसीजन नहीं ले सकता नया टैक्स इम्पोज करने के लिए। ओके, उसको जो है वो तीनों स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव्स को यानी जनरल्स को जो है वो बुलाना पड़ेगा, एक मीटिंग फॉर्म करनी पड़ेगी, और जब जनरल्स इस बात को हाँ बोलेंगे, राजी होंगे, ओके, तभी जाके लुइस 16 जो है वो पूरे फ्रांस के अंदर नया टैक्स है वो लागू कर सकता है, नया रूल्स और रेगुलेशंस है वो लागू कर सकता है। ओके बच्चों, समझ में आया यहाँ पर? ठीक है, ऐसी ही लास्ट बार मीटिंग हुई थी 1614 के अंदर। ओके, समझ में आया? 1614 के अंदर ऐसी ही मीटिंग हुई थी जिसके फ्रांस के राजा ने सबको जनरल्स को बुलाया था और ऐसी ही मीटिंग फॉर्म की थी। ओके, एक बार फिर से मीटिंग होने वाली थी बच्चों। ठीक है, मीटिंग कब होती है? 5 मई 1789। ओके, कुछ इस तरीके से कुछ सिनेरियो चल रहा होता है पूरे फ्रांस के अंदर। और मीटिंग कहाँ हुई थी बच्चों? वर्सलिस में। वर्सली की सिटी है, ओके, एक पार्लियामेंट है वहाँ का, फ्रांस का। ओके, इसके अंदर फर्स्ट स्टेट वाले लोग, सेकंड स्टेट वाले लोग और थर्ड स्टेट वाले लोग आए थे। ओके, सब लोग अलग अलग रिप्रेजेंटेटिव बैठे हुए थे। ठीक है, बैठने का पोजीशन बच्चों थोड़ी सी यहाँ पे अलग है यहाँ पर। ठीक है, सबसे पहले हमारा जो किंग है लुइस 16 वो यहाँ बैठा है। ओके, उनके आमने सामने देखो यहाँ पर और यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड स्टेट वाले लोग हैं वो बैठे हुए, मतलब क्लर्जी और नोबल्स लोग जो है फर्स्ट और सेकंड स्टेट वाले लोग। ठीक है, ये लोग फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट वाले लोग जो है वो यहाँ बैठे हुए किंग के सामने बैठे हुए और फेस टू फेस बैठे हुए। ओके, पीछे लोग जो खड़े हैं वो सारे के सारे हैं वो थर्ड स्टेट वाले लोग हैं। ओके बच्चों, समझ में आया? कैसे? थर्ड स्टेट वाले लोग हैं। ओके, और थर्ड स्टेट वाले सारे लोग नहीं आए थे, पीजेंट्स वुमेन्स तो अलाउड ही नहीं थे। जितने भी लोग पढ़े लिखे हैं, वेल एजुकेटेड है, उनको ही अलाउड था इस डिस्कशन में हाजिर होने के लिए। ओके बच्चों, तो सिर्फ बैठने की इजाज़त किसको थी? फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट और किंग के जो कुछ फैमिली मेंबर्स होंगे, किंग खुद को। ओके, और पीछे जितने भी लोग खड़े थे, ओके, थर्ड स्टेट वाले लोग को पीछे खड़े होना था। जैसे देखो यहाँ पे खड़े हैं ना पीछे थर्ड स्टेट वाले लोग, ये सारे थर्ड स्टेट वाले लोग हैं। वो भी कैसे लोग हैं वहाँ पर कि वुमेन्स पीजेंट्स कोई नहीं। ओके, ओनली मेंस, और कैसे मेंस? वेल एंड एजुकेटेड मेंस। ओके बच्चों, तो ये पूरा सीन पूरा डिस्कस हो रहा था वहाँ पे 5 मई 1789 की बात है वर्सलिस के अंदर। ओके, क्या डिस्कशन हुआ यहाँ पे हम जानते हैं। ठीक है, हुआ क्या था कि अभी सबको है ना लुइस 16 सबको बात बता दी कि भाई मैं जो है नया टैक्स इम्पोज करने की बात सोच रहा हूँ, मुझे आप सबसे डिस्कशन करना है, आप सबकी राय जाननी है। ओके, तो लुइस 16 सबसे डिस्कस करता है। ओके, डिस्कस करने के बाद ये लोग एक वोटिंग पे पहुँचते हैं। ओके, अब वोटिंग का ही बच्चों यहाँ पे तरीका था। ओके, क्या तरीका था वोटिंग का, आइए देख लेते हैं। ओके, कि वो अभी देखो मेंबर्स कितने मौजूद हैं हम पहले देख लेते हैं। फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट को मिलकर कितने मेंबर्स? टोटल 300 मेंबर्स आए हुए थे।
ओके, ये दोनों मिला के फर्स्ट और सेकंड मिला कितने मेंबर्स आए हुए थे? 300 मेंबर्स आए हुए थे उस कोर्ट के अंदर, वर्सलिस के अंदर। ओके, और थर्ड स्टेट से लोग कितने आए हुए थे? 600 लोग। उसमें से कौन से लोग नहीं आए थे? पीजेंट्स, आर्टिशंस, वुमेन्स डिनाइड एंट्री, उनको एंट्री नहीं थी। ओके, उनके बदले में उन्होंने एक लेटर लिख के दिए हुए थे ताकि वो लेटर जो है वो अपनी बात लेटर में लिख सके और लेटर जो है वो किंग तक पहुंच सके। ऐसे कुछ 40,000 लेटर लेके आए थे थर्ड स्टेट वाले लोग। ओके बच्चों, समझ में आया? तो इस मीटिंग के अंदर फर्स्ट स्टेट और सेकेंड स्टेट वाले लोग कितने टोटल थे? 300 लोग थे। ओके, और थर्ड स्टेट वाले लोग कितने थे? 600 लोग थे। ओके बच्चों, समझ में आया? अब वोटिंग की बात करते हैं। अब वोटिंग कैसा था यहाँ पर कि हर एक स्टेट को एक ही वोट था, मतलब पूरे एक स्टेट के पास एक ही वोट था। ओके, फर्स्ट स्टेट वाले को एक वोट है, सेकेंड स्टेट वाले को एक वोट और थर्ड स्टेट वाले को एक वोट। एक वोट का मतलब क्या हुआ कि यह वाले फर्स्ट स्टेट वाले के पास एक ही वोट था। सारे लोग फर्स्ट स्टेट वाले डिस्कस करेंगे और उनका जो है वो एक ही वोट था, या तो हाँ बोलना है या तो ना बोलना है। मतलब अलग अलग लोग के पास वोट नहीं था, पूरे ग्रुप के पास एक ही वोट था। ओके, समझ में आया? वैसे ही नोबेल्स के पास भी पूरे ग्रुप के पास, पूरे कम्युनिटी के पास एक ही वोट था। ओके, उनको डिस्कस करके वोट देना है। ओके, पूरे ग्रुप के पास एक ही वोट था। और वैसे ही थर्ड स्टेट वाले लोग के पास भी पूरे ग्रुप के पास एक ही वोट था। ओके, ऐसे कितने वोट हो गए? 3 वोट हो गए। ठीक है, तो तीनों वोट में लोगों को जो है वो वोटिंग करना है, या तो हाँ या तो ना। मतलब टैक्स जो है, नया टैक्स लागू होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। ठीक है बच्चों, बात तो छोड़ो वोटिंग की। होता क्या है, जब भी ये वोटिंग शुरू होती है, थर्ड स्टेट वाले लोग है अपना फरमान रखते हैं। थर्ड स्टेट वाले क्या बोलते हैं कि भाई साहब अभी से जो है वो पुराना तरीका नहीं चलेगा। ओके, आप जो पुराना तरीका चला रहे हो कि हर एक ग्रुप को एक वोट, हर एक ग्रुप को एक वोट, हर एक ग्रुप को एक वोट, ऐसा नहीं चलेगा अभी। ठीक है, हमने भी लॉ की डिग्रियां पढ़ी है, कैसे देश चलाया जाता है हमें भी थोड़ा आइडिया है। ठीक है, अभी हर एक इंडिविजुअल के पास एक वोट होगा, मतलब हर एक इंसान के पास एक वोट होना चाहिए। ठीक है, ये बात कौन रखते हैं? हमारे थर्ड स्टेट वाले जो लोग थे, अलग अलग बिजनेसमैन, ठीक है, लॉयर्स, जो आर्टिकल्स लिखते हैं वो सब। ठीक है, तो इतने सारे जो पढ़े लिखे लोग थे, वेल एजुकेटेड लोग, ये अपनी बात रखते हैं वो कोर्ट के अंदर। क्या बात रखते हैं कि हर एक इंसान को हर एक एक वोट देना चाहिए, ना कि पूरे ग्रुप को एक वोट। ठीक है, जैसे ही ये बात लुईस 16 सुनता है, लुईस 16 इसको मना कर देता है। ओके, समझ में आया? लुईस 16 बोलता है कि नहीं, बहुत सालों से ऐसा ही चलता आ रहा था, आगे भी ऐसा ही चलता आएगा, कोई भी नियम कानून में बदलाव नहीं होगा। ओके, तो यहाँ पे जो है वो लुईस 16 और जो थर्ड स्टेट वाले लोग थे उनके बीच में कुछ तू मैं हो जाती है, और यहाँ पे वोटिंग तो होती ही नहीं है, डिस्कशन होता ही नहीं है, और थर्ड स्टेट वाले लोग जो है वो यहाँ से भाग के बाहर चले जाते हैं, बोलते हैं हमको वोटिंग में हिस्सा लेना ही नहीं है अगर आप हमारी बात नहीं मानोगे तो। ओके, तो थर्ड स्टेट वाले पूरे सारे के सारे लोग जितने भी थर्ड स्टेट में थे, ओके, सारे के सारे जो है वो पूरे थर्ड स्टेट वाले लोग जो है वो वहाँ से कोर्ट से बाहर निकल जाते हैं। ओके, और यहाँ वोटिंग नहीं होती है। ओके, ये पूरा जो है वो प्लान पूरा कैंसिल हो जाता है यहाँ पर। ठीक है, अब होता क्या है यहाँ पर कि वो थर्ड स्टेट वाले लोग को है ना थोड़ा सा बहुत अंदर से बहुत हर्ट होता है कि हम भी इस देश के नागरिक हैं, हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, हमको बैठने की जगह नहीं मिली। ओके, हमको पीछे खड़ा किया गया, और हमको जो हमारी डिमांड जो है कि हर एक सिंगल पर्सन को एक एक वोट देना चाहिए। ओके, सिर्फ हमको नहीं, जितने भी लोग पूरे फ्रांस के अंदर है हर एक पर्सन को सिंगल सिंगल वोट देना चाहिए, तो ये भी हमारी बात नहीं मानी। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो है वो 20 जून को, ठीक है, थर्ड स्टेट वाले जितने भी लोग थे सारे के सारे जो है वो स्ट्राइक करते हैं, आंदोलन करते हैं। कहाँ पे? इंडोर टेनिस कोर्ट वर्सलिस के अंदर। ओके, स्ट्राइक करते हैं, आंदोलन करते हैं। ठीक है, और डिमांड करते हैं कि हमको जो है वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए। ठीक है, अभी किंग का राज जो है वो नहीं चलेगा, हमको अपना कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए। ठीक है, तो ये लोग जो है वहाँ पे स्ट्राइक करते हैं, आंदोलन करना शुरू करते हैं 20 जून को। ओके बच्चों, 5 मई को हमारी जो है वो मीटिंग होती है। ओके, 5 मई को मीटिंग तो है पूरी तरीके से कैंसिल हो जाती है क्योंकि यहाँ पे जो प्रॉपर डिस्कशन नहीं हो पाता, और 20 जून को ये लोग जो है वो इंडोर टेनिस कोर्ट में वर्सलिस में जो है वो स्ट्राइक करना शुरू करते हैं, आंदोलन करना शुरू करते हैं। ओके, इनके जो हेड होते हैं ना बच्चों, कुछ नाम दिए यहाँ पर आपके बुक के अंदर, मिराबियो,
मिराबियो है वो खुद नोबल फैमिली से है। ओके, उनको मतलब वो अच्छे खासे फैमिली से, नोबल्स आपको पता ही है कि नोबल्स के पास बहुत सारी राइट्स थी, उनको जो है वो टैक्स मिलता था, उनको कोई टैक्स देना नहीं पड़ता था, अच्छे खासे घर बंगले खाना पीना अच्छे से सब कुछ था। फिर भी जो उनके हेड जो थे, ये जो स्ट्राइक कर रहे थे, आंदोलन कर रहे थे, इनके हेड कौन बने? ये मिराबियो बने। फिर नोबल फैमिली के होने के बावजूद भी ये थर्ड लिस्ट वाले लोग के साथ थे, क्योंकि इनको भी चेंजेस लाने थे। ओके, उनको भी पूरे कल्चर को, पूरे लोग को इक्वल देख रहा था। ओके, और एबेसिस खुद एक प्रीस्ट है, चर्च के फादर के खुद एक बेटे हैं, प्रीस्ट है खुद। ओके, एबेसिस ने बुक भी लिखी है व्हाट इज द थर्ड स्टेट, कि आखिर थर्ड स्टेट की ज़रूरत ही क्या है। अगर हम पूरे कंट्री के अंदर सारे लोग को एक समान माने, सबको इक्वल राइट दे, सबको वोटिंग का अधिकार दे, तो थर्ड स्टेट की ज़रूरत ही क्या है। ओके, थर्ड स्टेट वाले लोग बल्कि जो बुरा काम कर रहे हैं वो है कि अच्छा काम कर रहे हैं वो है। ठीक है, काम कोई बुरा अच्छा नहीं होता। पीजेंट्स जो है, फार्मर्स जो है, वो भी अपना काम कर रहे हैं, बिजनेसमैन भी अपना काम कर रहे, ट्रेडर भी अपना काम कर रहे हैं, काम होता है। ओके, समझ में आया? ठीक है, वो कहते हैं ना, शाहरुख खान का डायलॉग है अपना कि धंधा छोटा बड़ा नहीं होता और धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। ओके, तो ऐसा कुछ सिनेरियो जो था वो थोड़ा चल रहा था उन दिनों फ्रांस के अंदर। ओके, और वो लोग डिमांड क्या कर रहे थे बच्चों? नेशनल असेंबली की डिमांड कर रहे थे। ओके, क्या डिमांड कर रहे थे? नेशनल असेंबली। नेशनल असेंबली का मतलब है कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाए जिसके अंदर हमें जो चाहिए वो राइट्स हमको मिलनी चाहिए, और हम जैसा बदलाव चाहे वैसा बदलाव आपको गवर्नमेंट के अंदर करना है। अभी क्या था, सारा के सारी पावर एक के पास थी, लुई 16 के पास थी, तो लोगों को ऐसा नहीं चाहिए था। लोगों को चाहिए था कि गवर्नमेंट फॉर्म हो और पावर जो है वो इक्वली सबके अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो, उसको हम बोलेंगे नेशनल असेंबली। ओके बच्चों, तो 20 जून को ये लोग ने स्ट्राइक करना शुरू किया और अपने अपने डिमांड्स रखे गवर्नमेंट के, मतलब किंग के सामने। ओके, तो ये बच्चों कुछ दिन तक, कुछ महीनों तक ऐसे ही चलता रहा। ओके, लुई 16 इनकी बात मान नहीं रहा था और ये लोग स्ट्राइक पे आंदोलन किए जा रहे थे। ओके, ऐसे बहुत दिन गुजर गए। ठीक है, एक बाजू जो है वो ये लोग जो है वो स्ट्राइक कर रहे थे और दूसरी बाजू जो है वो फ्रांस के अंदर, ओके, सिटी के अंदर क्या हो रहा था, पेरिस के अंदर क्या हो रहा था, विंटर का टाइम था, ठंड का मौसम था और क्रॉप्स जो है वो फसल है वो बर्बाद हो चुकी थी, उनकी हार्वेस्टिंग इतनी अच्छे से नहीं हुई थी। तो यहाँ पे जो है वो भूखपंती, मतलब जो हंगर है वो बढ़ गया। ओके, और धीरे धीरे ब्रेड के प्राइस है वो राइज हो गए। ओके, फसल बर्बाद हो गई तो ब्रेड किससे बनेंगे, आटा किससे बनेगा। ओके, तो धीरे धीरे है वो क्या हो गई, फ्रांस के अंदर, मतलब हम पेरिस की बात कर रहे थे, पेरिस के अंदर क्या होने लगा कि ब्रेड की जो प्राइस है वो बढ़ना शुरू हो गई। ओके, अब यहाँ पे वुमेन्स बहुत टेंशन में आ गई। एक बाजू उनके हस्बैंड है वो वहाँ पे लड़ रहे हैं एक नए कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, नेशनल असेंबली के लिए, और यहाँ पे जो है वो कमाने वाला कोई नहीं है। ओके, अब उनको खुद अपने परिवार को देखना पड़ रहा है, अपनी फैमिली को देखना पड़ रहा है, ऊपर से यहाँ पे ब्रेड के प्राइस भी बढ़ गए, तो करे क्या। ओके, कुछ दिनों क्या होता रहा कि लंबी लंबी लाइन लगने लगी बेकरी के अंदर। देखो अभी ये बेकरी है और लंबी लंबी लाइन लगी है वहाँ पे वुमेन्स की। ओके, अब बेकरी के अंदर ब्रेड ही नहीं है। ओके, क्योंकि फसल बर्बाद हो चुकी है, ब्रेड कहाँ से बनाए। ओके, तो बेकरी वाला क्या करता था, शॉप को शट डाउन कर देता था और किसी को अंदर एंटर देता नहीं था वैसा। ठीक है, और ब्रेड मिलती भी थी तो बहुत हाई प्राइस में मिलती थी वैसा। ओके, उनके बच्चे थे वो भूखे मर रहे थे। ओके, अब करे तो करे क्या। तो इसी बात का एंगर बहुत चढ़ गया। एक बाजू जो है वो ये लोग भूखे मर रहे थे, दूसरी बाजू जो है वो 20 जून को वो लोग ने स्ट्राइक आंदोलन करना शुरू किया और ये भी सब चालू था। ओके, तो दोनों तरफ से एकदम प्रेशराइज हो गया। ओके, तो पूरी जो सिटी थी वो पूरी प्रेशराइज हो गई, लोग जो है वो आंदोलन पर उतर आए। ओके, समझ में आया। और हम बात करेंगे 14 जुलाई। ठीक है, ये वो दिन था जो हम स्टार्टिंग में लेसन के स्टार्टिंग में पढ़ा था, याद है आपको, बेस्टल फोर्ट तोड़ दिया, फ्रांस के लोग जो है वो रास्ते पर आ गए, स्ट्राइक करने लगे। तो ये वो दिन आता है 14 जुलाई। ओके, अब लोग जो है वो बर्दाश्त से बाहर हो चुका था सब कुछ। ठीक है, अब लोगों ने सोचा कि अबे हमें जो है वो एक और कदम बढ़ाना पड़ेगा, हमें जो है वो किंग के अगेंस्ट अभी जाना ही पड़ेगा। ओके, समझ में आया। तो 14 जुलाई को जो है वो पूरा का पूरा क्राउड जो है, ओके, वो बेस्टाइल फोर्ट को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि बेस्टाइल फोर्ट को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ओके, उनके जो पत्थर है वो जाके बेच देते हैं मार्केट में। ओके, तो पूरा सिंदूर चल रहा था। रूमर्स बात की ये फैल गई थी बच्चों, रूमर्स मतलब अफवाह। ओके, अफवाह ये फैल गई थी कि लॉर्ड ऑफ मैनोर हैड हायर्ड द बैंड ऑफ ब्रिगेंड्स
लॉर्ड ऑफ मैनर का मतलब क्या होता है? किंग। ओके, किंग ने हायर किया, हायर मतलब कि किंग ने ऑर्डर दिया है। किसको ऑर्डर दिया है? बैंड ऑफ ब्रिगेड्स। बैंड ऑफ ब्रिगेड्स का मतलब है आर्मी वाले। ओके, आर्मी वाले कमांडर्स ऑफिसर्स को एक ऑर्डर दिया है, हायर किया मतलब उनको खरीद लिया है ऑर्डर देने के लिए। ओके, क्या बोला है उनको कि जितने भी क्रॉप्स आपको दिख रहे हैं ना, फसल जितनी भी उगी है पूरे सिटी के अंदर, सबको डिस्ट्रॉय कर दो। क्या कर दो? डिस्ट्रॉय कर दो। देखो, हु वेर ऑन द वे टू डिस्ट्रॉय दी राइट क्रॉप्स। ओके, जितने भी क्रॉप्स उगे हैं, फसल उगी, सबको डिस्ट्रॉय कर दो ताकि लोग और भूख से मर जाए। ओके, तो ये किंग है वो आदेश देता है बैंड ऑफ ब्रिगेड्स को, मतलब अपनी आर्मी को, अपने लोग को। ये अफवाह फैल जाती है पूरे पेरिस के अंदर कि भाई वो लोग जो है वो हमारे आर्मी जो है वो हमारी फसल को बर्बाद करने के लिए आ रही है। ओके, हमें कुछ करना पड़ेगा अभी यहाँ पर। तो सब लोग जो है वो घबरा जाते हैं। ठीक है, तो पीजेंट्स क्या करते हैं? अपनी कुल्हाड़ियाँ, उनके पास तो थी नहीं बंदूकें, अपनी कुल्हाड़ियाँ, ठीक है, और जो भी सामान मिला उनको वो सब उठा के चेटॉक्स पे हमला करती है। अटैक दी चेटॉक्स। देखो, पीजेंट्स सेवरल डिस्ट्रिक्ट सीज्ड हो एंड पिचफॉक्स एंड अटैच दी चेटॉक्स। ओके, ये हो और पिचफॉक्स जो है वो एग्रीकल्चर के टूल्स से जो यूज़ होते हैं, तो उनको जो कुछ और हथियार मिलते नहीं हैं, तो यही टूल्स उठा के वो जो है वो चेटॉक्स पे हमला। चेटॉक्स का मतलब होता है गवर्नमेंट ऑफिसेस। जितनी भी ज़मीन है वो गवर्नमेंट की, मतलब किंग की ज़मीन है। ओके, उन सब पे अटैक कर देना। अटैक करके क्या करते हैं वो, जितने भी अंदर जो है वो ग्रेन्स है, बंदूकें हैं, जैसे मैंने बोला था कि वो आर्म्स के लिए जितने भी हथियार मिले उनको गवर्नमेंट ऑफिस में सारे के सारे हथियार ले लिए। ओके, जितने भी ग्रेन्स रखे रहते मतलब कि जो है वो उस टाइम में क्या होता था कि जो किंग था उनको जो है वो अपने पूरे राजपाट को चलाने के लिए जो ग्रेन्स है, अनाज है, अनाज के दाने वो स्टोर करके रखते थे ताकि फ्यूचर में काम आए उनको। ओके, जितने भी अनाज था, ग्रेन्स था, सबको वो लोगों ने लूट लिया, वो लोग पीजेंट्स लोगों ने। ओके, जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे, बड़े बड़े हाईली ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स, सबको जो है वो बंद कर दिया, जला दिया सबको। ओके, और ये जो है वो नोबल्स थे ना, नोबल्स और क्लर्जी, फर्स्ट स्टेट वाले लोग को उनके घर पे जाकर उनको डराया, धमकाया। ठीक है, ये लोग सब ने पीजेंट्स लोगों ने अपनी आवाज़ उठाई। अब तक पीजेंट्स लोग थे वो दबे हुए थे, उनको जो फर्स्ट स्टेट वाले और सेकेंड स्टेट वाले उनको दबा रहे थे। ठीक है, पीजेंट्स यहाँ पे उभरना शुरू किए, अपनी आवाज़ उठाना शुरू किया उन्होंने यहाँ पर। ठीक है, और डर के मारे कुछ नोबल्स ने तो अपनी देश ही छोड़ दिया और बाजू की कंट्री में जाके बैठ गए। ओके, नोबल्स माइग्रेटेड ऑन द नेबरिंग कंट्रीज। ओके, और धीरे धीरे क्या हो गया कि मैंने बताया था कि लुइस 16 के हॉल के सामने ही, पैलेस के सामने ही कुछ पब्लिक जो है वो इकट्ठा हो गई थी और किंग ने जो है वो ओपन फायर का ऑर्डर दिया था, लेकिन पब्लिक इतनी ज़्यादा थी कि जो उनके आर्मी है वो कुछ कर नहीं पाई। ओके, और यहाँ पर हार माननी पड़ी लुइस 16 को। लुइस 16 को ये लगा कि अभी मैं और कुछ नहीं कर सकता, अगर मैं ज़्यादा बोलने जाऊँगा, कुछ करने जाऊँगा तो ये लोग मुझे मार डालेंगे। ओके, तो यहाँ पर लुइस 16 ने हार मान ली। ओके, 4 अगस्त 1789 की बात है, लुइस 16 है वो राजी हो जाता है एक कॉन्स्टिट्यूशन के डिमांड के लिए, नेशनल असेंबली के लिए। इसका मतलब है किंग तो रहेगा पर सारा पावर किंग अकेले के पास नहीं रहेगा, एक साथ में गवर्नमेंट भी होगी। ओके, और किंग और गवर्नमेंट दोनों आपस में मिलकर कोई डिसीजन लेंगे। ओके, समझ में आया? उसको हम बोलेंगे नेशनल असेंबली। ठीक है, समझ में आया? तो यहाँ पर जो है वो नेशनल असेंबली फॉर्म हुई थी 4 अगस्त 1789 को। ओके, देखो लुइस 16 है वो मान गया है कि अभी तुम जो है वो नेशनल असेंबली फॉर, देखो ये पूरी किताब है कॉन्स्टिट्यूशन की, इसके अंदर रूल्स रेगुलेशंस लिखे हैं कि हमको नई सरकार कैसे चाहिए, नए रूल्स कैसे होने चाहिए, किन किन लोगों के रूल्स होने चाहिए। ओके, समझ में आया? और जो नोबल्स के ऊपर, नोबल्स जो टैक्स पे, हम लोग पीजेंट्स लोग हैं जो नोबल्स को टैक्स पे करते थे वो भी सब हटा गया। टीथेस जो टैक्स थे वो भी सब हट गए, अब किसी को कोई टैक्स पे नहीं करना है। ठीक है, पीजेंट्स को है कोई टैक्स पे नहीं करना है। ओके, समझ में आया यहाँ पर? ठीक है, आगे देखते हैं क्या हुआ है। ओके, अब हम पढ़ने वाले हैं फ्रांस बिकम कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। ओके, अब फ्रांस कैसा बन गया? कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। कॉन्स्टिट्यूशन मतलब उसके अंदर नेशनल असेंबली तो थी, कॉन्स्टिट्यूशन था, लेकिन कैसा था? मोनार्की, किंग के साथ में, किंग भी था और साथ में एक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी था। ओके, और सारा पावर जो है वो किंग के पास नहीं था, पावर जो है वो डिवाइड हो चुका था कॉन्स्टिट्यूशन में और किंग के पास में। ओके, समझ में आया? ठीक है,
क्या नए चेंजेस लेके आए थे अभी हम वो पढ़ने वाले हैं। ओके, समझ में आया। सबसे पहले यहाँ पे है वो वोटिंग का चेंजेस किया। ओके, पूरे फ्रांस के सिटीजन्स को दो पार्ट में बांट दिया। ओके, कौन से दो पार्ट थे यहाँ पे हम देखते हैं। एक हमारा था एक्टिव सिटीजन्स और एक हमारा था पैसिव सिटीजन्स। एक्टिव सिटीजन्स का मतलब क्या होता है, जो लोग 25 एज के अबव हो, ओके, 25 साल से बड़े, ओके, उनको ही वोट करने का अधिकार है। समझ में आया। एक्टिव सिटीजन का मतलब क्या है, जो 25 साल से बड़े हैं उनको ही वोट करने का अधिकार है, ठीक है। और जिन लोगों जो है वो जो टैक्स पे करते हैं, ठीक है, जो लोग है वो टैक्स पे कर सकते हैं उनको ही वोट करने का अधिकार है। समझ में आया, ठीक है। टैक्स पे करना के मतलब जो 3 दिन का जो टैक्स पे कंटिन्यूसली कर सकते हैं, एक साथ दे सकते हैं 3 डेज का टैक्स, ओके, उनको इंक्लूड किया गया इसके अंदर, एक्टिव सिटीजन्स के अंदर। ओके बच्चों, तो एक्टिव सिटीजन्स कैसे थे, जिनकी एज 25 ईयर्स से ज़्यादा है और प्लस वो टैक्स पे कर सकते हैं। और एक और बात, ओनली मैन्स, यहाँ पे वुमन को अलाउ नहीं किया गया वोटिंग का। तो एक्टिव सिटीजन्स में ओनली मैन्स थे, ओनली मैन्स, ओके, ओनली मैन्स 25 ईयर के अबव एज, और जो टैक्स पे कर सकते हैं वो उनको ही है वो वोटिंग का अधिकार था। बाकी पैसिव को वोटिंग का अधिकार नहीं था। ऐसे कुछ 3 मिलियन मैन्स थे। ओके, समझ में आया। उसमें वुमन, चिल्ड्रन और यूथ बिलो 25 भी इंक्लूड होती है, ठीक है। तो जिनकी एज जो है वो 25 से छोटी है, ठीक है, 25 से छोटी है जिनकी एज, तो उनको क्या करना था, 25 से छोटी है वो, उनको वोटिंग का अधिकार नहीं था यहाँ पर। ओके, वुमेन्स को नहीं था, चिल्ड्रंस को नहीं था, और साथ में ऐसे कुछ मैंस थे जो टैक्स नहीं पे कर सकते थे, बहुत गरीब थे, उनको भी अब वोटिंग का अधिकार नहीं मिला। तो वो सब आ जाएंगे पैसिव सिटीजन्स के अंदर। ओके, समझ में आया। तो ये पूरे फ्रांस के लोगों को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया था, एक्टिव सिटीजन्स एंड दी पैसिव सिटीजन्स। ओके बच्चों, अब आगे देखते हैं। देखो, इन लोगों ने वोट किया और कुछ 50,000 मैंस जो है वो उनको इलेक्टर्स बनाया। ओके, अलग अलग ग्रुप के जो है वो उनको हेड को बनाया, ठीक है। पूरी गवर्नमेंट फॉर्म हुई यहाँ पर। ओके, अब इन 50,000 मैन ने है ना और वोट किया, और इनमें से जो बेस्ट लोग थे, जो बेस्ट लीडरशिप क्वालिटी थी, उनको वहाँ पे नेशनल असेंबली में बनाया। देखो 745 मेंबर्स। ओके, 50,000 मैन जो वोट किए थे उन लोगों ने आपस में वोट किया, और यहाँ पे जो बेस्ट उनके जो लीडर्स थे, ओके, बेस्ट लीडर्स, ऐसे कुछ 745 मेंबर्स थे, उनको वहाँ पे जो है वो नेशनल असेंबली यहाँ पे फॉर्म की, जिसको हम नाम दे देंगे लेजिस्लेचर। ओके, क्यों, क्योंकि ये पीपल के वोटिंग के आधार पे आए थे, इसलिए यहाँ पे नाम दिया उसको लेजिस्लेचर। ओके, एग्जीक्यूटिव के अंदर कौन था, किंग था खुद, ये तो आप सबको पता है, और नेशनल असेंबली के कुछ और अच्छे लीडर्स। ओके, ये 745 में से जो और भी जो अच्छे लीडर्स होंगे वो मिनिस्टर्स बनेंगे यहाँ पर। ओके, समझ में आया। अब कोई भी डिसीजन था वो किंग अकेला नहीं ले सकता था। ओके, ये लोग जो है ये किंग को कंट्रोल करते थे, और ये लोग जो है वो मिनिस्टर को भी कंट्रोल करेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे किंग के पास एक वीटो पावर था, वीटो पावर। वीटो पावर का मतलब क्या है कि मान लो कि कोई डिसीजन लिया, ओके, ये असेंबली ने कुछ डिसीजन लिया, ओके, लेकिन यहाँ पे किंग को जो है वो एक पावर था वहाँ पे, ठीक है, कि कोई भी डिसीजन लिया, ओके, कोई भी नया रूल्स कानून बनाया, तो किंग जो है उसको वो एक बार, वंस एट ए टाइम जो है वो वीटो पावर यूज करके उस पावर को जो है वो खारिज कर सकता है, कैंसल कर सकता है। ओके, समझ में आया, ठीक है। तो यहाँ पर गवर्नमेंट फॉर्म हुई, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव में किंग था, कुछ मिनिस्टर्स थे, और जो भी डिसीजन लेना है ये तीनों आपस में मिलकर डिसीजन लेते थे। देखो, ये इनको कंट्रोल कर रहे हैं और ये भी इनको कंट्रोल कर रहे हैं। ओके, मतलब किंग अकेले के पास कोई सिंगल पावर नहीं है। ओके बच्चों, समझ में आया। पर यहाँ पे जो है वो जुडिशरी मतलब जजेस, उनको तो अलग ही रखना पड़ेगा। ओके, नियम कानून जो है वो उनके लिए जो है वो सबके लिए सेम है। ओके, जजेस को है वो अलग रखा है, ठीक है, समझ में आया। ओके, तो ये पूरा जो है वो सिनेरियो फ्रांस के अंदर चल रहा था। ओके, किंग के साथ साथ एक गवर्नमेंट भी फॉर्म हुई थी, नेशनल असेंबली फॉर्म हुई थी, कि अभी किंग का जो पावर है वो बढ़ चुका है एक गवर्नमेंट में और एक किंग के पास। ओके बच्चों, समझ में आया। ओके, कुछ वो लोग ने जो है वो नए रूल्स निकाले थे, नए रेगुलेशंस, कुछ राइट्स दी थी
ओके, फ्रांस के लोगों को क्या थे वो राइट्स देखते हैं। पहले है कि कॉन्स्टिट्यूशन बिगेन विद डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन्स। ओके, कॉन्स्टिट्यूशन जो लिखा हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें राइट ऑफ मैन कौन से राइट, राइट टू लाइफ, सबको जीने का अधिकार है। ओके, समझ में आया, कोई किसी को बिना वजह मार नहीं सकता, खून खराबा नहीं कर सकता। फ्रीडम ऑफ द स्पीच, जो चाहे वो बोल सकता है, लेकिन किसी के लिए गलत नहीं बोल सकता, ठीक है, किसी को हर्ट नहीं कर सकता। फ्रीडम ऑफ स्पीच, अपने राय, अपना जो बिलीफ है, अपनी जो थिंकिंग है वो बोल सकता है, बट इन ए प्रॉपर मैनर, ना कि गाली गलौज करके। ओके, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, कुछ डिस्कशन चल रहा है तो वहाँ पे जितने भी लोग मौजूद हैं आसपास, मान लो किंग कुछ डिस्कस करने के लिए वापस को मीटिंग बुला रहा है, और मीटिंग के अंदर फर्स्ट अभी तो कोई स्टेट्स तो है नहीं, लेकिन सारे लोग मौजूद हैं, ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो गरीब है उनकी राय ना सुनी जाए। ओके, सबकी ओपिनियन है वो बारी बारी से, फ्रीडम है सबको अपने ओपिनियन देने का। ओके, और सबकी बात सुनी जाएगी। ओके, इक्वलिटी बिफोर लॉ, लॉ के सामने सब बराबर है, चाहे वो किंग हो या चाहे वो नेशनल असेंबली के कुछ मेंबर्स हो या जज खुद हो या मिनिस्टर खुद हो, लॉ है वो सबके लिए इक्वल है। कोई भी गलत करेगा इनमें से सजा सबको मिलेगी। ओके, समझ में आया। दिस राइट्स बिलोंग्स टू ईच ह्यूमन बीइंग एंड कुड नॉट बी टेकन अवे। ओके, ये सारी राइट्स जो है वो हर एक ह्यूमन बीइंग के ऊपर जो है वो लागू होती है, और ये राइट उनसे कोई नहीं छीन सकता। ओके बच्चों, समझ में आया, ठीक है। तो ये सारे लॉ से, फ्रीडम से, राइट से, वो जो है वो फ्रांस ने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखे थे, ठीक है। लेकिन जब आप देखोगे ध्यान से तो ये राइट जो है वो कुछ काम के नहीं थे पैसिव सिटीजन्स के लिए, क्योंकि इनको यहाँ पे वोटिंग का अधिकार नहीं था, ठीक है। ये लोग ने बंटवारा कर दिया था गरीब और अमीर में। जो अमीर लोग हैं, जो टैक्स पे कर सकते हैं, उनको ही वोटिंग का अधिकार है, और मेंस को ही अधिकार है, ठीक है, समझ में आया। और इसमें तो आता है वुमेन्स को अधिकार दिया ही नहीं, और कुछ गरीब लोग थे 3 मिलियन मेंस, उनको भी अधिकार नहीं मिला। ओके, तो थोड़ा सा यहाँ पे उन्होंने गड़बड़ी कर दी। ओके बच्चों, समझ में आया। आई होप आपको ये जो है वो चैप्टर का ये पार्ट समझ में आया हो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर, तब तक के लिए टेक केयर।